नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हरियाणा पुलिस मुख्यालय यानी पीएचक्यू की नई और काफी चर्चित ट्रांसफर पॉलिसी को डिकोड किया जा रहा है। यह नीति पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में एक बड़ा, बल्कि कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। इस पूरी नीति को आसानी से समझने के लिए इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, इसके मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत। दूसरा, ट्रांसफर के सामान्य नियम। तीसरा, विशेष विंग और प्रमोशन से जुड़ी बातें। चौथा, ट्रांसफर के मान्य और अमान्य आधार। और अंत में उन जिलों की स्थिति जहां स्टाफ की कमी है। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से, यानी इस पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य और इसके बुनियादी सिद्धांतों से। इस नई पॉलिसी का सबसे बड़ा और सीधा लक्ष्य है सिस्टम में पूरी तरह से पारदर्शिता लाना। इसका मूल आधार ही यही है कि ट्रांसफर पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। मतलब कोई भी पुलिस कर्मचारी इसे अपने जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता। यह कदम जनहित को सबसे ऊपर रखने के लिए उठाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से लिया जाए, ना कि किसी की निजी पसंद से। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है ट्रांसफर के सामान्य नियम। ये वो नियम हैं जो रोजमर्रा के कामकाज पर सीधा असर डालते हैं। विभाग के काम को सुचारू बनाए रखने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट नियम तय किया गया है। किसी भी पुलिस कर्मचारी को अपनी पहली नियुक्ति की तारीख से कम 3 साल की लगातार सेवा पूरी करनी ही होगी। जब तक ये शुरुआती कार्यकाल यानी पहले 3 साल पूरे नहीं हो जाते, तब तक किसी भी तरह के ट्रांसफर के लिए पात्रता नहीं बनेगी। एकदम क्लियर कट नियम है। अब बात करते हैं एक और बेहद सख्त लेकिन दिलचस्प नियम की, जिसे होम डिस्ट्रिक्ट बैन या गृह जिला प्रतिबंध कहा जाता है। प्रशासनिक कामकाज में पूरी तरह से तटस्थता बनाए रखने के लिए किसी भी पुलिस कर्मचारी को उसके अपने गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। और हाँ, अगर कोई सोचता है कि बाद में अपना गृह जिला बदल लें, तो बता दें कि नया गृह जिला अपनाने पर यह प्रतिबंध पुराने और नए दोनों जिलों पर लागू हो जाएगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह के प्रभाव या पक्षपात की कोई गुंजाइश ही न बचे। इसके अलावा 1-2 साल का लॉक इन पीरियड भी तय किया गया है। अगर कोई कर्मचारी खुद के अनुरोध पर यानी अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेता है, तो उसे नई जगह पर कम से कम 2 साल बिताने ही होंगे। इसी तरह अगर किसी शिकायत के आधार पर ट्रांसफर किया गया है, तो जब तक आधिकारिक रूप से दोषमुक्त नहीं हो जाते या फिर नई जगह पर 2 साल पूरे नहीं हो जाते, तब तक वापसी का कोई चांस नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये नीति पूरी तरह से कठोर है। इसमें मानवीय परिस्थितियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे कि अगर सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट में 6 महीने या उससे कम का समय बचा है, तो कर्मचारी को उसकी पसंदीदा यूनिट या गृह जिले में ट्रांसफर मिल सकता है। वहीं गर्भवती महिलाओं को अधिकतम 1 वर्ष के लिए उनकी पसंद की जगह पर अस्थायी ट्रांसफर दिया जा सकता है। और अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि उन्हें यथासंभव एक ही स्थान पर रखा जाए। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, जो कि विशेष विंग और प्रमोशन से जुड़ा है। करियर के आगे बढ़ने पर क्या होता है, आइए समझते हैं। जब किसी कर्मचारी का प्रमोशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई या उससे ऊपर के पद पर होता है, तो एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रमोशन मिलते ही सबसे पहले दूसरे जिले या यूनिट में अनिवार्य रूप से ट्रांसफर किया जाएगा, और वहां भी कम से कम 1 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। लेकिन यहां एक राहत की बात भी है। ट्रांसफर आदेश के बाद पूरे 1 साल तक अपना पुराना सरकारी आवास रखा जा सकता है ना कमाल की बात। इससे नई जगह पर अपनी व्यवस्था बनाने का पूरा समय मिल जाता है। इसके अलावा सीआईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो, एसटीएफ या स्टेट क्राइम ब्रांच जैसी विशेष विंग्स के लिए एक बहुत ही तार्किक कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया है। नियम यह है कि जब कोई अधिकारी ऐसी किसी विशेष विंग से अपनी ड्यूटी पूरी करके निकलता है, तो उसे तुरंत किसी दूसरी विशेष विंग में नहीं भेजा जा सकता। उसे कम से कम 1 साल के लिए किसी सामान्य गैर विशेषज्ञ यूनिट में काम करना ही होगा। ये रोटेशन को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। कुछ बहुत ही कड़े प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आईआरबी या तकनीकी पदों जैसे जो विशेष कैडर हैं, उनके लोग अपने कैडर से बाहर ट्रांसफर नहीं ले सकते। और सबसे अहम बात, अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग है, तो उसका कोई भी ट्रांसफर अनुरोध साफ तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही जो मामले सीधे आईजीपी या एसपी लेवल के हैं, उन पर हेडक्वार्टर विचार नहीं करेगा।
अब आते हैं चौथे और शायद इस पॉलिसी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ट्रांसफर्स के लिए कौन से कारण मान्य हैं और कौन से अमान्य। तो ट्रांसफर के लिए एक उत्कृष्ट सर्विस रिकॉर्ड या परिवार में किसी गंभीर बीमारी को पूरी तरह से मान्य आधार माना गया है। लेकिन अमान्य आधारों की लिस्ट ज्यादा चौंकाने वाली है। अब ब्लड प्रेशर, शुगर या बूढ़े माता पिता का हवाला देकर ट्रांसफर नहीं लिया जा सकता। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? घर से दूरी को भी पूरी तरह से अमान्य कर दिया गया है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि हरियाणा कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है और यहाँ का सड़क संपर्क यानी रोड नेटवर्क बहुत ही बेहतरीन है, तो दूरी का बहाना अब बिल्कुल नहीं चलेगा। और अब पहुंचते हैं इस विश्लेषण के पांचवें और आखिरी हिस्से पर, स्टाफ की कमी वाले जिले। जिन भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारियों की भारी कमी है, वहां ये नियम सबसे ज्यादा सख्ती से लागू किए गए हैं। पलवल, नूह, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर जैसे जिलों के साथ साथ एसटीएफ और एचएसबीसीबी में ये नियम सभी रैंकों पर लागू है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में ये अन्य रैंकों के लिए लागू होता है। यहाँ का सबसे कड़ा नियम यह है कि इन क्षेत्रों से बाहर किसी का भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक वो म्यूचुअल इंटर डिस्ट्रिक्ट स्वैप ना हो। मतलब अगर दो कर्मचारी आपस में अपनी जगह बदलने को पूरी तरह तैयार हैं, सिर्फ तभी ट्रांसफर हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं। इन सभी कड़े नियमों, लॉक इन पीरियड्स और स्पष्ट दिशा निर्देशों को समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या ये नई नीति ट्रांसफर प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता ला पाएगी? कागजों पर देखा जाए तो ये एक बेहद मजबूत और तार्किक ढांचा नजर आता है, जिसका साफ मकसद व्यवस्था को सुधारना है। लेकिन असल दुनिया में इन प्रशासनिक नियमों का जमीनी असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।